नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस हिस्ट्री पॉइंट पे। आज हम वातावरणीय कारक के दूसरे भाग को देखेंगे। तो अगर आपने ये इसका पहला वीडियो भाग नहीं देखा हुआ है तो पहले वो वाला देखिए, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ सके, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो पहले आप वो वाला भाग देख लीजिए, वातावरणीय कारकों का पहला भाग। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा भाग देखिए। ठीक है, तो वातावरणीय कारक में हमने देखा था जो जलवायु होती है वो अनेक प्रकार से जो है वातावरणीय कारक के रूप में प्रभावित करती है किसको, जीव और जंतुओं को। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जो जल होता है, ठीक है, जल जो होता है जीव जंतुओं को कैसे वो प्रभावित करता है। ठीक है, तो देखते हैं जल जल कैसे, जल की उपलब्धता के आधार पर, यानी कि कहाँ पे जल ज़्यादा मात्रा में है तो वहाँ पे जीव जंतु कैसे प्रभावित होते हैं, कम मात्रा में अगर जल है तो वो कैसे जीव जंतु जो होते हैं अपने आप को एडजस्ट करते हैं एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कैसे लिखना है, जो जल की उपलब्धता है। ठीक है, जल की उपलब्धता पारिस्थितिक तंत्र, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है यानी इकोसिस्टम होता है, के कार्यशील रहने के लिए, यानी कि उसके कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है अति आवश्यक होता है। ठीक है, बहुत ही जरूरी होता है। पृथ्वी पर जीवन का आधार क्या है, जल है। ठीक है, इसीलिए जो है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को जो कार्यशील रहने के लिए जो है जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि अगर जल नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, जीव जंतुओं की जो शारीरिक रचना होती है उसमें H2O यानी जल की जो है प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, तो आपको पता है, मानव का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसका क्या है, मानव में जो है लगभग 70% जो है जल होता है। ठीक है, मानव की जो बॉडी बनी है किससे बनी है, मुख्य रूप से जल से। ठीक है, जल आवश्यकताओं के आधार पर पौधों को जो है निम्नलिखित वर्गों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, यानी कि जल की कितनी आवश्यकता है उसके आधार पर जो है हम पौधों को बांट सकते हैं। पहला जो है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि जो कम जल में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा है मेसोफाइट्स, तो जहाँ पे जल की उपलब्धता है, ठीक है, कमी नहीं है वहाँ पर। अगला क्या है, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो जलीय क्षेत्र में उगते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आपने देखा हो किसी तालाब में गए होंगे तो देखते होंगे वहाँ पे जल में जो है पेड़ पौधे उगे होते हैं, तो वो कौन से पेड़ पौधे कहलाते हैं, हाइड्रोफाइट्स, यानी कि जल में जो पौधे उत्पन्न उगते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, अगला आपका हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स उनको बोलते हैं जो सागरीय जल में होता है, यानी सागर का जल कैसा होता है, सागर का जल जो होता है वो लवणीय होता है, यानी कि उसमें लवण की अधिकता होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, मैंग्रोव। जैसे जो सागर तट होता है वहाँ पे लवणता अधिक होती है जल में, तो उस लवणीय जल में जो पौधे उत्पन्न होते हैं, उगते हैं, उनको ही क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, जिन भागों में वर्षण यानी कि बारिश जो है सारा साल होता है तथा वर्षण प्रभाविता वर्ष भर पाई जाती है, ठीक है, वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे यानी कि वर्ष भर वर्षा होगी तो वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाएंगे। ठीक है, फिर जहाँ वर्षण प्रभाविता जो है मौसम विशेष एक तक ही सीमित रहती है, यानी कि किसी मौसम विशेष में ही जो बारिश होगी, जैसे भारत ले एग्जाम्पल में, तो भारत में क्या होती है, मानसूनी वर्षा होती है जो वर्ष के केवल 3 महीनों में ही संकेंद्रित होती है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में कैसे वन पाए जाते हैं, यहाँ पे वन पाए जाएंगे पर्णपाती वन, यानी कि सदाबहार वन के स्थान पे कौन से वन पाए जाएंगे, पर्णपाती वन। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, जैसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश, यानी कि भारत का एग्जाम्पल अगर देते हैं तो यहाँ पर ऐसे वन पाए जाते हैं जो यहाँ पर अपने एक ऋतु में आकर के वो जो है अपने पतझड़ कर देते हैं, यानी कि अपने पत्तों को जो है पेड़ गिरा देते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो है पानी की कमी होने वाली है, सूखे की स्थिति होने वाली है, तो अपने पेड़ जो होते हैं अपने जल के क्षय को बचाने के लिए जो है, क्षय को कम करने के लिए जो है अपने पेड़ जो होते हैं पेड़ पौधे जो हैं पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, वहाँ पे सदाबहार वनों के स्थान पर, वहाँ सदाबहार वनों के स्थान पर पतझड़ वनों की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, जहाँ पर जो है वर्षण तथा वाष्पोत्सर्जन की मात्रा अधिक होती है, ज़्यादा मात्रा में, यानी कि बारिश भी हो रही है लेकिन गर्मी है बहुत, तो वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा हो रहा है, यानी कि इवोपरेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे किस प्रकार के मिलेंगे पौधे,
पेड़ पौधे वहाँ पे चौड़ी पत्ती के, यानी कि जो वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे उनकी पत्तियां कैसी होंगी, चौड़ी होंगी, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है वहाँ चौड़ी पत्ती की वृक्ष, तथा जहाँ यह कम होती है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन तो अधिक हो रहा है लेकिन बारिश थोड़ी कम हो रही है, तो वहाँ पे कैसी मिलेगी, छोटी पत्ती। यानी ज़्यादा बारिश होगी तो चौड़ी पत्ती मिलेगी, कम बारिश होगी तो छोटी पत्ती के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं शुष्क भागों में। तो शुष्क भागों में क्या होता है, छोटी पत्ती, वहाँ पे पेड़ कैसे होंगे, बारिश कम है, वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, तो वहां पर छोटी पत्ती के और कांटेदार, ठीक है, मोटी छाल, यानी पेड़ होगा उसके ऊपर मोटी छाल होगी, ठीक है, तथा लंबी जड़ों वाले पौधे पाए जाते हैं। तो लंबी जड़ें क्यों होंगी, क्योंकि वहां पे बारिश कम हो रही है तो जो मिट्टी होती है उसमें नमी भी कम होगी, तो नमी की तलाश में जो है जड़ें जो है काफी गहराई तक जो है चली जाती हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इन प्रदेशों में जो है जहाँ पे जल की उपलब्धता का जो है इन प्रदेशों में जो जंतु पाए जाते हैं, यानी कि जीव समुदाय जो आपका है, जो वहाँ पे जो जंगली जानवर या जानवर हैं वो जो है कैसे जो है अपने आप को एडजस्ट करते हैं, किस टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पशुओं में जो है जल की कमी से क्या होता है, पशुओं की में जल की कमी से निर्जलीकरण, यानी कि डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। तो पशुओं में जल की कमी से निर्जलीकरण की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी कि जल की कमी की स्थिति पैदा हो जाती है। ठंडे खून वाले जो पशु होते हैं, तो ठंडे खून वाले पशुओं को कम जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो अपना तापमान जो है अपने आसपास के तापमान से एडजस्ट करने का प्रयास करते रहते हैं, ठीक है। वो क्या, अधिक गर्मी होगी तो बिल में घुस जाएंगे, ठीक है, ठंडी होगी तो बाहर आ जाएंगे, धूप में आ जाएंगे। लेकिन जो गर्म खून वाले होते हैं उनकी खास बात क्या होती है, वो अपने शरीर का तापमान को जो है बनाए रखते हैं एक जैसा। जैसे मानव हो गया मान लो, ठीक है, तो मानव क्या करता है, अपना जो तापमान है शरीर का वो एक जैसा बनाए रखने का प्रयास करता है, और जब ज़्यादा गर्मी होगी तो उसके लिए क्या करता है, वो पसीना निकालता है उसका शरीर, ठीक है। तो अब पसीना निकलेगा तो इसका मतलब क्या है, जल का ह्रास हो रहा है, जल का ह्रास होगा इसका मतलब उनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो यही है कि जबकि जब गर्म खून के वाले पशुओं को तापमान अनुकूलन के लिए जो है जल की आवश्यकता होती है, अधिक जल की आवश्यकता होती है, ठीक, ज़्यादा जल चाहिए उनको, ठीक है। फिर देख लेते हैं मरुस्थलीय जंतु सबसे जो है गर्म व शुष्क मौसम में क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय बन जाते हैं, यानी कि कुछ काम हम नहीं करेंगे वो, ठीक है, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, ठीक है। जबकि कुछ अन्य अपने आचरण में जो है परिवर्तन कर लेते हैं, कुछ जो जीव जंतु होते हैं वो अपने आचरण में ही परिवर्तन कर लेते हैं, जैसे ड्यूरेनल से बन जाते हैं नॉक्टर्नल। ड्यूरेनल का मतलब जो दिन में जो गति करते हैं, ठीक है, तो दिन में गति ना करके वो अपना शिकार नहीं करेंगे, कब करेंगे, नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब रात्रि चढ़ेंगे, रात में करेंगे वो, क्योंकि दिन में तापमान बहुत ज़्यादा है, तो अपनी जो आचरण होता है यानी गतिविधियां होती हैं वो परिवर्तित करके ड्यूरेनल से बन जाएंगे नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब रात्रि चढ़, ठीक है, तो रात्रि चढ़ हो गया। चलिए अब एक देखिए, हमने देखे वातावरणीय कारकों में हमने जलवायु को तो देख लिया और जलवायु में जो उपभागों को भी देख लिया। अब हम वातावरणीय कारक में जो है दूसरे बिंदु को देखेंगे, उच्चावच, यानी कि उच्चावच जो होता है वो कैसे जो है जीव जंतु या फिर पादप समुदाय को जो है प्रभावित करता है, ठीक है। तो दूसरा बिंदु है आपका है उच्चावच, ठीक है। तो उच्चावच में क्या देखेंगे, कैसे प्रभावित करता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर, यानी कि किसी भी एरिया या क्षेत्र का जो है पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसका विकास पर जो है उच्चावच का प्रभाव 3 प्रकार से देखा जा सकता है, यानी 3 प्रकार से जो है ये प्रभावित करता है। पहला प्रभाव कौन सा है, तापमान का जो होता है ऊंचाई के साथ क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रभाव होता है, यानी कि हमको मालूम है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा भी था जब हमने क्या पढ़ा था, क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी में हमने क्या देखा था, हमको पता है जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है, ठीक है। तो जैसे जैसे उच्चावच बढ़ेगा, यानी कि उच्चावच अगर होगा अधिक होगा तो क्या होगा, ऊपर ऊपर तापमान कम होगा और निचले हिस्से में तापमान अधिक होगा, ठीक है। तो भाई लिखा हुआ ऊंचाई के साथ जो है तापमान सामान्यतः कितना गिरता है, 6.5 डिग्री प्रति किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री तापमान में कमी आती है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर 6.5 डिग्री पर किलोमीटर की दर से जो है तापमान कम होता है। तो एक तो ये हो गया सीधा, यानी कि प्रत्यक्ष प्रभाव हो गया। फिर दूसरा देख लेते हैं कि अप्रत्यक्ष
रूप से कैसे प्रभावित करता है? देखिए, जब जाहिर तापमान में कमी आएगी तो तापमान में कमी आने से क्या होगी, इसकी आर्द्रता में भी जो है परिवर्तन होगा, तो ये अप्रत्यक्ष प्रभाव हो गया। ठीक है, तो दूसरा बिंदु है उच्चावच जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से तापमान परिवर्तन के कारण सापेक्षिक आर्द्रता को, ठीक है, तो सापेक्षिक आर्द्रता होती है उसको प्रभावित करता है। सामान्यतः जो होता है ऊंचाई के साथ साथ पारिस्थितिक तंत्रों के प्रकार उसी क्रम में बदलते हैं जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। तो ये भी हमने क्लाइमेटोलॉजी में समझ लिया था कि कैसे जो है परिवर्तन होता है। जैसे से हम पृथ्वी में हम देखते हैं कि ग्लोब पे जाते हैं, जब हम भूमध्य रेखा से जो हो जाते हैं किधर की ओर, ध्रुवों की ओर, तब परिवर्तन होता है। ऐसे ही जो ऊंचाई में भी अनुसार जो है परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे एक चित्र से हमने दर्शाया है इसको कैसे। यहाँ पे अक्षांश रेखा दिखा दी गई, यानी कि मान लो अगर ये पृथ्वी आपकी हो गई है, ठीक है, ये अक्षांशीय रेखा हो गई, 0 डिग्री हो गई, ठीक है, और ये मान लो 90 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है। तो जैसे जैसे यानी कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 30 हो गई मान लो, ये 60 डिग्री हो गई। तो जैसे जैसे हम इधर की ओर जाते हैं यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो हमें पता है वनस्पति में जो है परिवर्तन होता है, यानी कि वहाँ के जो जलवायु में जो है परिवर्तन होता है। ऐसे ही क्या होता है ऊंचाई में भी, अगर मान लो कोई पर्वत अगर है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट ले लेते हैं हम अगर मान लो, तो जैसे जैसे ऊंचाई में जाएंगे हम, तो वैसे वैसे जो वहाँ की भी जलवायु जो है परिवर्तित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप 0 डिग्री, यानी कि यहाँ पर क्या, कहाँ की बात हो रही है, यहाँ पर हैं अभी हम। और ये पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो हम यहाँ पे यानी नीचे निचले हिस्से में भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निचले हिस्से में कैसी वनस्पति मिलेगी, ट्रॉपिकल वनस्पति मिलेगी। फिर ठीक है, लगभग 30 डिग्री के आसपास जाएंगे और ऊंचाई में इधर बढ़ते जाएंगे तो हमको बाद में मिलेगा टेम्परेट मिलेगा। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो टैगा मिलेगा। ठीक है, यानी ऊंचाई पे जा रहे हैं ना हम ऊपर की ओर, और इधर हम जा रहे हैं ऐसे इधर की ओर ध्रुवों की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मिलेगा आपको। अगला टाइगा के आगे कौन सा मिलता है, टुंड्रा प्रदेश मिलता है। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश। तो अब जैसे टाइगा जहाँ पे खत्म होता है, टाइगा की जो अंतिम लाइन होती है उसी को बोलते हैं ट्री लाइन बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है वृक्ष नहीं मिलेंगे वहां पर। इतना ज्यादा तापमान ठंडा हो जाता है कि वहां पे वृक्ष नहीं मिलेंगे। वहां पे उसका मिलेगा मांस और लाइकेन मिलता है, उसके वही ग्रो कर पाता है। ठीक है, टुंड्रा क्षेत्र, यहाँ पे वर्ष भर जो है बर्फ जमी रहती है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं जो टुंड्रा के जो 90 डिग्री आसपास जो पहुंचता है क्षेत्र, यानी कि लगभग 85 से 90 के बीच का जो क्षेत्र होता है, वहां पे आपको मिलती है स्नो लाइन। स्नो लाइन क्या होती है, जहाँ पे पर्मा फ्रॉस्ट होती है, यानी वर्ष भर जहाँ पर जो है बर्फ ही बस मिलेगी। वहां पे कोई भी किसी भी मौसम में जाएंगे तो बर्फ ही मिलेगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्नो लाइन, यानी कि इसके बाद जो है आपको परमाफ्रॉस्ट मिलेगा। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, जहाँ पे वर्ष भर जो है बर्फ की एक मोटी चादर बिछी रहती है सतह पे। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला जो तीसरा कैसे प्रभावित करता है जो, ठीक है, तो उच्चावच। तो उच्चावच के प्रभाव में जो है, ठीक है, उच्चावच के जो है प्रभाव में स्थानीय पैमाने पर ढाल की लंबाई, यानी कि ढाल कैसा है, उसकी लंबाई कितनी है, यानी कि ढाल आपको पता होगा ये क्या है, ये इस तरह से होता है ढाल, ये ढाल है। ठीक है, तो यानी कि दूरी के साथ साथ जो है कोण में जो परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं ढाल। ठीक है, और फिर कोण यानी कि कितने डिग्री का बन रहा है ढाल, कोण एंगल हो गया ये। ठीक है, तथा दिशा यानी किस दिशा में है। ठीक है, तो इसी के प्रभाव में जो है प्रजातियों में क्या होती है, विषमता पाई जाती है, यानी जो वहाँ पे प्रजातियां पाई जाती हैं उसमें क्या मिलेगा आपको, विषमता मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ढाल की दिशा कैसे प्रभावित करती है, मान लो ये कोई पर्वत क्षेत्र है, इधर मान लो आपका सूर्य है। ठीक है, तो हमेशा जो है प्रकाश किधर मिलेगा, इधर ही मिलेगा ना, इसको इस क्षेत्र में मिलेगा केवल। ठीक है, और इस क्षेत्र में हमेशा क्या रहेगा, छाया रहेगी। ठीक है, इधर प्रकाश उतनी मात्रा में नहीं मिलेगा, डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ के प्रजाति जो होगी वनस्पति प्रजाति या फिर जीव जंतु रहेंगे वो अलग माहौल में रहेंगे, अलग कंडीशंस में रहेंगे, और यहाँ पे जो रहेंगे उनको अलग कंडीशन मिलेगी। तो ऐसे में क्या है, इनमें क्या होगी, विषमता होगी, यानी यहाँ जो प्रजाति पाई जाएंगी वो अलग होंगी इनसे। ठीक है, तो ये एक हो गया। अगला बिंदु देख लेते हैं क्या है। जो उच्चावच होता है वो प्राकृतिक अवरोध के रूप में भी कार्य करता है, यानी कि वो जो वनस्पतियां होती हैं या फिर जीव जंतु होती हैं उनको रोकने का काम भी करती हैं, दीवार की तरह। ठीक है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान के मूव होने में यानी मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जैसे उच्चावच एक प्राकृतिक अवरोध है। ठीक है,
के रूप में भी कार्य करता है, जीव जंतु के वितरण को प्रभावित करता है, या जैसे जल तथा स्थल का असमान वितरण, यानी कि कहीं पर जल है कहीं पर स्थल है तो वो असमान रूप से वितरण है, ठीक है। महासागरीय बाधाएं होती हैं, ठीक, महासागरीय बाधाओं के कारण जो ऐसे पशु जिनको तैरना या उड़ने की क्षमताएं नहीं है या फिर कम है, यानी बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा दूर तक तैर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, जिन पशुओं में तैरने तथा उड़ने की क्षमताएं नहीं हैं या फिर सीमित हैं, थोड़ी मात्रा में है, उनका वितरण क्या होगा, कुछ महाद्वीप विशेषों तक ही क्या होगा, सीमित होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, तो एग्जाम्पल के रूप में जैसे क्या है, शुतुरमुर्ग हो गया, तो शुतुरमुर्ग कहाँ मिलेगा, जो रेगिस्तानी वाले इलाके हैं वहीं पर मिलेगा बस केवल वो, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में केवल, ठीक है, तो वही लिखा हुआ शुतुरमुर्ग होगा, पेमू हो गया, एमू हो गया, रिया एक बर्ड का नाम है, ठीक है। पर्वतीय बाधाएं जैसे देखिए तो कौन कौन सी होती है, जैसे हिमालय पर्वत हो गया आपका, एंडीज पर्वत हो गया, रॉकीज पर्वत हो गया। नदियाँ जैसे बाधा की तरह काम करती हैं, नदी जैसे होती हैं उन बाधा की तरह काम करेंगी, झील होती वो बाधा के रूप में होती है, दलदल दलदली क्षेत्र में बाधा के रूप में होते हैं, सघन वन यानी कि जो बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर भी जो है बाधा के रूप में वो कार्य करते हैं, मरुस्थल जैसे हो गए, तो मरुस्थल भी क्या है, बाधा का ही तो रूप है, ठीक है। इत्यादि क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक अवरोध हैं ये सारे, ठीक है, ये क्या है, सब प्राकृतिक अवरोध, ठीक है। चलिए अब अगला जो है वातावरणीय कारक है वो कौन सा है, मृदा, ठीक है, हम मृदा को देखेंगे कि कैसे जो है प्रभावित करता है, ठीक है। तो मृदा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों में जो है पोषक तत्वों के, यानी जो पोषक तत्व होते हैं उनके परिसंचरण में, यानी कि उनके रेगुलेशन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएंगे फिर दूसरे से तीसरे, ऐसे यानी कि चक्र चलता है इनमें, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं परिसंचरण यानी साइकिल, ठीक है। तो तत्वों के परिसंचरण में जो है मृदा कारक की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। मृदा की विशेषताएं, अब मृदा की विशेषताएं क्या होती है, जब हमने सॉइल वाले चैप्टर को देखा था तो हमने देखा था मृदा की विशेषताएं क्या होती हैं, तो मृदा की विशेषता क्या होती है, मृदा का गठन कैसे हुआ है, उसमें पीएच मान कितना है, यानी कि कितना वो उसकी एल्काइन है, मतलब कैसी है मृदा, क्षारीय है अम्लीय है, यानी पीएच मान, ठीक है। तो मृदा गठन हो गया, पीएच मान हो गया, मृदा जलवायु यानी कि मृदा में जो नमी कितनी है, तथा जैविक पदार्थ यानी कि जो मृदा है उसमें जैविक पदार्थ कितनी मात्रा में है, एवं एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं सारे कारक ये, ठीक है। तो मृदा गठन हो गया, पीएच मान हो गया, मृदा जलवायु तथा जैविक पदार्थ एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, यानी कि इनमें संबंध पाया जाता है, और इनका प्रभाव जो है वियोजन की दर, वियोजन का मतलब कितनी तेजी से वो डिकम्पोज हो रहे हैं, ठीक है, तो वियोजन की दर, पोषक परिसंचरण यानी कि जो न्यूट्रिशन साइकिल जो होती है, पौधों के वितरण यानी कि जो पौधे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तथा उत्पादकता पर इनका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि जो है मृदा कैसे जो है प्रभावित करती है किसको, पौधों के वितरण तथा उत्पादकता को, ठीक है। फिर जैविक कारक को देख लेते हैं, जो अंतिम कारक हमारा है जैविक कारक, ठीक है, जैविक। तो अंतिम जो वातावरणीय का कारक का चौथा कारक है वो है जैविक कारक। जैविक कारक के अंतर्गत हम किसको लेंगे, जीव जंतुओं के, जो जीव जंतु होते हैं उनके पारस्परिक अंतर संबंधों के, यानी जो आपस में उनका संबंध होता है, यानी कि पादप समुदाय हो गया और जो जंतु समुदाय हो गया उनका आपस में क्या संबंध होता है उसको शामिल किया जाता है, ठीक है। यह संबंध मुख्यतः तीन प्रकार से हो सकता है, ठीक है, तीन तरह से हो सकता है संबंध। पहला क्या है, सकारात्मक संबंध, यानी सकारात्मक संबंध में क्या होगा, पादप समुदाय होगा और जंतु समुदाय होगा, दोनों को लाभ मिलेगा इससे, ठीक है, दोनों को लाभ मिलेगा। इसी को क्या बोलते हैं, सहचर्य संबंध भी बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में देखें अगर तो जो समुद्री भागों में पाए जाते हैं शैवाल, और साथ ही में जो मूंगे की चट्टानें होती हैं, ठीक है, कोरल रीफ जिनको बोलते हैं, तो उनमें भी सकारात्मक संबंध पाया जाता है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं सहचर्य संबंध। सहचर्य संबंध का मतलब दोनों को लाभ होना चाहिए, ठीक है, तो सकारात्मक संबंध हो गई है। फिर दूसरा क्या है, तटस्थ संबंध। इसमें तटस्थ संबंध में क्या होता है, एक को तो लाभ मिल रहा होता है लेकिन दूसरे को उससे हानि नहीं हो रही होती है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे तटस्थ संबंध, ठीक है। तीसरा क्या आपका है, नकारात्मक संबंध। तो नकारात्मक नाम से स्पष्ट है कि अब इसमें एक को लाभ होगा लेकिन दूसरे को क्या होगी, हानि होगी,
ठीक है। तो नकारात्मक संबंध के भी हम उपभाग कर सकते हैं। पहला क्या है, कंपटीशन, यानी कि संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी, ठीक है, खाने को लेकर के संघर्ष हो सकता है। फिर दूसरा है प्रीडेशन, यानी कि शिकार करना, ठीक, एक दूसरे का शिकार कर लेगा, जैसे हिरन का शिकार शेर कर लेगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे नकारात्मक संबंध है दोनों में, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, पैरासाइटिक, ठीक है, पैरासाइटिक मतलब परपोषित, ठीक है। तो ये पैरासाइटिक हो जाएगा, तीसरा संबंध हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि मानव जो होता है, मानव भी तो एक बहुत बड़ा जैविक कारक हो सकता है, क्योंकि मानव के पास बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इधर उधर करता रहता है, इन्वायरमेंट में छेड़छाड़ करता रहता है, ठीक है। तो मानव को देखेंगे, मानव एक जैविक कारक के रूप में, क्योंकि मानव जो है सबसे बड़ा परिवर्तन करता है वातावरण में या फिर अपने आसपास के क्षेत्र में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि वातावरणीय कारकों में जो है मानव कैसे जो है परिवर्तन अपना हस्तक्षेप करता है, ठीक है। इस पे अलग से भी टिप्पणी आ सकती है, शॉर्ट नोट लिखने को भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको अपने अच्छे से समझ के ये कर लीजिए, और समझ लेंगे तो आसानी से लिख लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत ही आसान भाषा है। इसमें देखेंगे क्या है, जैविक कारकों में मानव क्या है, सबसे प्रभावी कारक है। तो अभी हमने बताया कि सबसे प्रभावी कारक है मानव। मानव ने जो है पारिस्थितिकी तंत्र को क्या है, मूलभूत रूप से, यानी जो आज पहले से स्टार्टिंग से था उसमें, यानी मूलभूत रूप से प्रभावित किया है, ठीक है। अपनी क्रियाओं, जो मानव कौन कौन सी क्रिया करता है, कृषि करता है, शिकार करता है, आग लगाता है। आधुनिक मानव ने क्या किया है, औद्योगिकरण किया है, नगरीकरण किया है, एवं गहन कृषि यानी कि इंटेंस क्रॉपिंग की है उसने, ठीक है, इत्यादि के प्रभाव में क्या है, पारिस्थितिक तंत्र जो इकोसिस्टम है एवं जीव जंतुओं के वितरण को क्या किया है, कृत्रिम वर्ण प्रक्रिया द्वारा, यानी कि मैनुअली, यानी कि कृत्रिम वर्ण प्रक्रिया द्वारा क्या कर दिया उसने, बदल दिया है, ठीक है। तो मानव ने क्या किया, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप किया है प्रकृति में, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, कृत्रिम वर्ण प्रक्रिया द्वारा इसको बदल दिया है, ठीक है। यह बदलाव जो होता है, यह बदलाव जो है मुख्यतः पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताओं से समरूपताओं की ओर है, ठीक है। जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें क्या है, विशेषताएं होती हैं, उससे समरूपताओं की ओर, यानी उसको एक जैसा करने की ओर है, ठीक है, बदलाव जो कर रहा है मानव। पादप मिश्रण में देख लेते हैं कि मानव की क्या भूमिका है, यानी जो पादप क्षेत्र होता है, पादप है यानी पेड़ पौधे हैं जो, उनके मिश्रण में मानव की क्या भूमिका रही है। तो इस पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है आपका, ठीक है। तो मानव ने क्या किया, संकर बीज उत्पन्न किए ना, संकर प्रजाति ने, हाइब्रिड, ठीक है। तो मानव ने क्या किया, संकर प्रजाति का विकास व प्रसार किया है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय परिवहन व व्यापार के प्रभाव में क्या है, जीव जंतु जो हैं उनका वितरण कर दिया है, पूर्ण रूप से बदल दिया, यानी कि कहीं का पौधा कहीं ले जाकर के लगा दिया है और कहीं का जीव जंतु को कहीं ले जाकर के वहां छोड़ दिया है। इससे क्या हुआ, जो उनका जो नेचुरली यानी जो प्राकृतिक आवास है वो पूरी तरह से बदल गया, उनका वितरण जो है वो पूरी तरह से बदल गया। पहले क्या एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही वह जीव जंतु पाया जाता था, पादप समुदाय पाया जाता था, अभी क्या है उसका वितरण जो है वो अलग हो गया, मतलब उसका पैटर्न चेंज हो गया है वो, ठीक है। उसमें किसकी हस्तक्षेप रही है, मानव ने यानी हस्तक्षेप किया है, ठीक है। तो वही लिखा है, अंतरराष्ट्रीय जो परिवहन है वह व्यापार के प्रभाव में जीव जंतुओं का वितरण जो है पूर्ण रूप से बदल गया है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो यूरोप में जो है मक्का, ठीक है, तंबाकू लाया ना, अब बल्कि दक्षिण अमेरिका से जो है रबड़ व सिनकोना का कहाँ लाया गया है, दक्षिण पूर्वी एशिया में आगमन, ठीक है। यानी कि यूरोप में जो है पहले मक्का और तंबाकू नहीं उगता था, उसको मानव ने वहां पे ले आकर के उगाया है, ठीक है। ऐसे ही क्या है, दक्षिण अमेरिका से रबड़ व सिनकोना के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको कहाँ पे लगाया है, दक्षिण पूर्वी एशिया में लगाया है, ठीक है। तो एशिया में आगमन, इसी प्रकार जो हम देख लेते हैं न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं, वह हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप और न्यूजीलैंड पर जो है मानव ने क्या, मानव के जो आगमन से क्या हुआ है, पौधों तथा जंतु प्रजातियों में वृद्धि हुई है, क्योंकि मानव जो है अपने जो काम की चीजों को वहां पे ले आकर के जो है परिवर्तित किया है वहां के पारिस्थितिकी तंत्र को, ठीक है। यानी कि जो मानव ने जो है पादप और जो जंतु समुदाय की जो प्रजातियां हैं उनके वितरण को प्रभावित किया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, मानव द्वारा क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानबूझकर या फिर अनजाने में लाए गए जीव उसके लिए क्या बन गई हैं, समस्या भी बन गई हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो है पशु चारे के लिए जो है
प्रिकली पियर कैक्टस लाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया में नई प्रजाति को इंट्रोड्यूस किया गया, वहाँ पे पशु चारे के लिए प्रिकली पियर कैक्टस। तो उसे अब नकारात्मक क्या उसका हुआ कि वहाँ पे हुआ क्या, तब से उसमें इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, जिससे वहाँ की जो स्थानीय जो प्राकृतिक चारागाह थे वो समाप्त होने लगे। ठीक है, तो वही लिखा है, तब से इसमें इतनी तीव्र गति से प्रसार हुआ कि वहाँ के प्राकृतिक जो चारागाह थे वो समाप्त होने लगे। ठीक है, ऐसे ही जो है यूएसए में जो है अवनालिका अपर्दन, यानी कि जो वहाँ की जो बंजर भूमि थी जो अवनालिका अपर्दन से प्रभावित थी, उसको सुधारने के लिए, उसके अपर्दन को रोकने के लिए जो है जापान से एक लाई गई थी कुडजू। ठीक है, कुडजू वनस्पति को वहाँ पे लगाया गया था, तो वह भी वहाँ के लिए नकारात्मक रही है। तो यही लिखा हुआ है, इसी प्रकार जापान से यूएसए में अवनालिका अपर्दन को रोकने के लिए लाया गया था किसको, कुडजू। ठीक है, तो कुडजू का विस्तार हो गया है वहाँ पे, कहाँ पे, अमेरिका पे। ठीक, अमेरिका में। इसी प्रकार भारत में जो है उत्तरी अमेरिका से लाया गया बेहया या बेशरम। ठीक, तो आपने देखा भी होगा, आपके क्षेत्र में पाया जाता होगा, एक बेहया बेशरम के नाम से आपके क्षेत्र में मिलता है। वो उसकी खास बात क्या है, वो इतना ज़्यादा ग्रोथ करता है, उसको काट दोगे फिर भी तुरंत कुछ समय बाद फिर से ग्रो कर जाएगा, यानी बहुत तेजी से ग्रो करता है, जिससे क्या हुआ है, जो स्थानीय प्रजाति हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, हर जगह बस वही फैल जाता है। ठीक है, तो भारत में ये कहाँ से आया था, उत्तरी अमेरिका से लाया गया था। ठीक है, इसी प्रकार यूरोप में जो है ऑस्ट्रेलिया से जो है खरगोश लाए गए थे, तो वो भी वहाँ के लिए एक समस्या बन गए थे वहाँ पे। ठीक है, आज यूरोप से ऑस्ट्रेलिया में खरगोश लाए गए थे, और इतनी ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे उनकी खरगोश की संख्या बढ़ गई, जिससे वहाँ की जो फसलें थी जो ऑस्ट्रेलिया में वो बर्बाद होने लगी थी, क्योंकि खरगोश जो है सारी फसलों को नष्ट कर दे रहे थे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि जो मानव ने जो है कैसे जो है पूरा प्रभावित किया है मतलब वातावरणीय कारक को, क्योंकि मानव भी क्या है, जैविक कारक है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पे जो है शॉर्ट नोट भी पूछा सकता है मानव के बारे में। ठीक है, और या फिर कभी जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को लिखने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए फिर आज का वीडियो फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जो करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।